हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कक्षा में जो बच्चे त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनसे संबंधित हमें सत्य कथन बताना है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन क्या दिया है? यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तीसरा क्या दिया है? प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यानी जो बच्चे शिक्षण के दौरान जो कक्षा में उनको पढ़ाया जा रहा है उसमें जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे, उनसे संबंधित हमें कथन बताना है। तो बच्चे गलतियां क्यों करते हैं? या तो उनको जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, या कोई और उनकी समस्या हो सकती है, यानी टीचर की भाषा समझ में नहीं आ रही, या उनका जो जहां उनको पढ़ाया जा रहा वहां से उनको स्पष्ट नहीं दिख रहा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है, किसी भी विद्यार्थी को यह समस्या हो सकती है। इसमें अगर कोई समस्या है और टीचर उस चीज को नहीं जान पा रहा है तो ये शिक्षण व्यवस्था में ही कोई कमी है, तभी वो शिक्षक ठीक है आ रहा है पढ़ा रहा है और चले जा रहा है, उसको ना तो त्रुटियों से मतलब है और क्यों बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं उन चीज से मतलब नहीं है। तो उसकी जो व्यवस्था है उसको ही कोई ना कहीं दिक्कत है कि उसकी व्यवस्था में ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आपको देखना है कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो सब आपको ध्यान में रखना है। एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है। अगर वो शिक्षक ऐसा नहीं कर पा रहा है, उन त्रुटियों को नहीं सुधार पा रहा है, तो या तो वो शिक्षक में कोई कमी है या उनकी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें कोई कमी है। तो ये एक सत्य कथन है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? यानी कौन से तरीके से हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं और कौन से बच्चे को नर्सरी कक्षा में, यानी जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल आना शुरू करता है, इस विषय को कौन सी थीम को लेकर हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है मेरा विद्यालय, दूसरा दिया है मेरा परिवार, तीसरा मेरा प्रिय मित्र और चार पे दिया है मेरा पड़ोस। तो जब बच्चा नर्सरी क्लास में स्कूल आता है तो वो परिवार से निकल के स्कूल में आना स्टार्ट करता है, यानी परिवार के बारे में उसे पता है, उसके माता पिता दादा दादी भाई बहन उनके बारे में पता है। अगर हम उनसे संबंधित कोई विषय वस्तु लेके उसको पढ़ाएंगे तो वो चीज उसको अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम विद्यालय के बारे में पढ़ाने लग जाएंगे कि मेरा विद्यालय ऐसा है, यहाँ पे इतने कमरे हैं, इतने टीचर हैं, यहाँ पे इतनी कक्षाओं का या इस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता, तो वो बच्चे के ऊपर से निकलेगा, कुछ समझ में उसको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस चीज को जानता नहीं है कि स्कूल क्या होते हैं, टीचर क्या होते हैं, कक्षाएं क्या होती है, कैसे पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ उसको अपने परिवार के बारे में ही पता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल आना शुरू करता है परिवार के बारे में जानता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये दादा है, दादी है। ना समाज के बारे में, क्योंकि आस पड़ोस में उसने अभी इतना कहाँ घुला मिला होगा वो। और ना मित्रों के बारे में, मित्र तो स्कूल आएगा तब उसको घुलेगा मिलेगा, उनके साथ बैठेगा तभी बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है कि मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र और मेरा पड़ोस, वो नर्सरी कक्षा के बाद में बच्चा स्टार्ट करेगा। जब नर्सरी में आएगा तब बच्चा, अगर हम उसको परिवार से संबंधित कोई विषय वस्तु लेकर सिखाएंगे तो वो अच्छे से कर पाएगा उसको। तो सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। प्राथमिक कक्षा यानी जो हमारा प्राइमरी लेवल है उसमें 1 से 5 वाला, उसमें सकारात्मक वातावरण यानी अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अच्छा वातावरण कैसा होगा? जैसे स्कूल में आते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में छोटे बच्चे ही आएंगे प्राइमरी लेवल में 1 से 5 वाले, तो वो स्कूल अगर उनको अच्छा लगेगा, टीचर
अच्छे से पढ़ाएगा, उनकी बात को सुनेगा, अपनी बात बताएगा, उनको खेलने के भी खेलने खेलते सिखाएगा, या ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा जिसमें बच्चा रुचि लेगा, तो सकारात्मक वातावरण हो गया। और वो बच्चा शिक्षक के साथ अगर अच्छे से बात करेगा, शिक्षक उस बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण करेगा, उनकी समस्याओं को, उनके विचारों को भी अहमियत देगा, तो वो बच्चा एक डरेगा नहीं, और स्कूल आने की उसकी जिज्ञासा या रुचि बनी रहेगी। वो डरेगा नहीं कि मैं नहीं जा रहा स्कूल, वो उसकी इच्छा होगी स्कूल जाने की। तो वो सकारात्मक वातावरण होता है। ऐसा निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है, विभेद नहीं करना चाहिए। विभेद यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। और चार है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो जो कक्षा का, जो स्कूल का जो वातावरण है वो सही रहेगा, और एक बच्चा स्कूल आने के लिए तत्पर रहेगा, उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है, उसकी रुचि उस चीज में बनी रहेगी। तो अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे, हर बच्चे को समान दृष्टि से देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये खेलने में अच्छा है, इस किसी प्रकार का उनमें कोई भी भेदभाव अगर हम नहीं करेंगे, हर बच्चा जब स्कूल आ रहा है तो सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, तो सही है, बच्चा अच्छे से आएगा। प्रत्येक बच्चे के लिए अगर हम बोलेंगे कि आपको इतना काम करना है, और ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए अलग रख दिया हमने, दूसरे बच्चे के लिए अलग रख दिया उनकी क्षमता, ऐसा नहीं, हर बच्चे को अगर हम समान लक्ष्य देंगे तो किसी भी बच्चे में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, मैं होशियार हूँ, ऐसा उनके मन में कोई भाव नहीं आएगा। या ऐसा नहीं लगेगा कि टीचर इस बच्चे को तो अच्छे से पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पढ़ा रहा। सबको समान अवसर देंगे, समान लक्ष्य निश्चित करेंगे, और किसी प्रकार का अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे, तो जो वातावरण बनेगा शिक्षण का वो बहुत ही अच्छा बनेगा और सकारात्मक बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बच्चा जो ब्लैंक से ग्रस्त है वह सा और वाच, न्यूक्लियर और अन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। क्या है, एक बच्चा किसी प्रकार से कोई समस्या है, उसको किसी प्रकार की समस्या से वो ग्रस्त है, वो क्या लिखता है, सा को वाज लिखता है, यानी उसको एस और डब्ल्यू में ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार का अगर उसने एस पहले लिख दिया या डब्ल्यू पहले लिख दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी उसको दिक्कत है। सा को वो क्या लिख देता है, वोज लिख देता है, और पढ़ता भी ऐसे ही है। ठीक है, न्यूक्लियर को अन्यूक्लियर लिख देता है। तो क्या है, उसको नहीं पता है कि अगर हम यू या एन को इनको चेंज कर देंगे तो इनका मीनिंग जो अर्थ है वो ही चेंज हो जाएगा, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, इस प्रकार की समस्या से वो ग्रस्त है। तो कौन सी समस्या है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है उस बच्चे को, पढ़ने में जो हमारी समस्या होती है वो क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है, यानी पठन विकार जो हमारा है, पढ़ने में अक्षमता जो है बच्चे को, वो क्या है, डिसलेक्सिया है। क्या है वो, डिसलेक्सिया। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। यानी जो कौन सी समस्या, हम बच्चे को कोई समस्या देते हैं, कोई प्रॉब्लम देते हैं कि आपको इसको सोल्व करके लाना है, यानी कोई कार्य दिया है हमने बच्चे को, इसमें किस प्रकार के जो चिन्ह आएंगे कि क्या क्या करेगा बच्चा, इसमें क्या नहीं करना और क्या करना है वो इसमें हमें बताना है। पहला है, समस्या मौलिक होती है। दूसरा है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तीसरा है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। 4 है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। यानी जो समस्या समाधान है उसकी जो क्रम है कि किस प्रकार से हमें चलना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर समस्या है क्या, फिर उस
उसकी हम एक योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से हमें यह समस्या सोल्व करनी है। उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे, यानी उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उनका अध्ययन करेंगे कि ये समस्या क्यों है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। यानी एक योजना बनाई, उसी के हिसाब से हम चलेंगे समस्या समाधान। और इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो बच्चे को संकेत भी दिए जाएंगे, यानी जो संकेत है वो उसमें निहित होंगे। समस्या समाधान जो उपागम है, जो हमारा एक प्रोसेस है, उसमें जो समस्या समाधान में जो संकेत दिए जाते हैं वो उसी में निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रह जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन में, कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। यानी जब बच्चे को लगे कि वो नहीं कर पा रहा है तो टीचर को उसको संकेत देना पड़ेगा, तो बच्चा उस चीज को अच्छे से कर पाएगा। यानी संकेत उसमें अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता बतानी है कि वो कैसा होता है। प्रतिभाशाली यानी जो एवरेज से, जिसकी बुद्धि लब्धि है वो एवरेज से ज्यादा है। एवरेज बुद्धि लब्धि कितनी होती है हमारी, कितनी होती है, जो 109 तक होती है। कहाँ से लेके होती है, 109 तक रहती है, और कहाँ से होती है, 90 से लेके, ठीक है। उससे जो जिसकी अधिक बुद्धि लब्धि पाई जाती है वो क्या होता है, हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी। उसकी विशेषता बतानी है। शिक्षकों से स्वतंत्र होता है। क्या जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वो शिक्षक से स्वतंत्र हो, यानी उसको शिक्षक से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना काम खुद करता है, नहीं। जरूरत पड़ती है तो शिक्षक को उसकी मदद करनी पड़ती है, उसको शिक्षक से वो स्वतंत्र नहीं है, शिक्षक पे वो निर्भर है। वो उसकी जरूरत पड़ेगी तो शिक्षक हेल्प करेगा, और बच्चे को भी टीचर की सहायता लेनी चाहिए। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, यानी जो उसका स्वभाव होता है वो अपने में ही सीमित होता है, वो ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकता, यानी उसे किस प्रकार की आवश्यकता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो उस चीज को नहीं बता सकता। 4 नंबर पे क्या दिया, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो जो निर्णय लेगा उसको पता है कि उसने जो किया है वो सही है, यानी वो उस निर्णय में आत्मनिर्भर होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 6। 7 क्या दिया हुआ है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। यानी चिंतन का जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है उसमें कौन कौन से चरण आते हैं, यानी कैसे जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है वो कार्य करता है। पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद में कौन सा, और उसके बाद में कौन सा। तो पहला दिया प्रतिक्रिया क्रियान्वय, दूसरा दिया प्रतिक्रिया चयन, तीसरा दिया श्रेणीकरण, और 4 पे दिया हुआ है पूर्व प्रक्रमण। तो क्या लगता है कि सूचना जो प्रक्रमण सिद्धांत है उसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि हमने पहले क्या कर रखा है, यानी पूर्व में जो हमने कर रखा है उसका अनुभव हमारे काम आएगा। तो पूर्व प्रक्रमण करेंगे कि हमने क्या सीख रखा है, फिर उसको श्रेणीकरण करेंगे, यानी उसका क्रमवार हम अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे हमें चलना है। फिर देखेंगे कि क्या प्रतिक्रिया हमें करनी है जो हमें कार्य दिया गया उसके लिए, फिर उस कार्य को हम करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। यानी पहले आएगा पूर्व प्रकरण, फिर उसका श्रेणीकरण करेंगे, फिर प्रतिक्रिया का चयन करेंगे कि किस प्रकार से हमें इस जो हमारे सामने जो काम दिया गया है उसको करने के लिए हमें कौन सा कार्य करना है, यानी चयन करेंगे, और फिर उसका जो कार्य हमें करना है उसको करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे उसका। तो ये आ जाएगा, पहले घ, फिर ग, फिर ख और ख। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ग, घ, ग, ख और क। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः है, यानी जो सीखने में कमी है वो कैसे है, किस प्रकार से संबंधित है, किससे संबंधित है, वो हमें बताना है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः है, सीखने संबंधी जो हमारी सम, दिक्कत है, सीखने में किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम है, समस्या है, वो किस प्रकार से हमसे संबंधित है वो हमें बताना है। पहला है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में
पाई जाती है। यानी जो सीखने में दिक्कत है वो ओस से जो ज्यादा होते हैं, श्रेष्ठ जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। ये दूसरा है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। यानी ये लिंग के बारे में बता दिया कि ये लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती है। तीसरा क्या दिया, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। यानी ये क्षेत्र विशेष के बारे में बता दिया कि शहरों के जो बच्चे हैं उनमें ये समस्या नहीं पाई जाती, जो ग्रामीण है उनमें पाई जाती है। 4 पे क्या दिया, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यानी उन बच्चों में पाई जाएगी जिन्हें उनके जन्मजात, जैसे उसके माता पिता हो गए या उसके दादा दादी हो गए, यानी पैतृक जो अभिभावक है, उसके जो पूर्वज है, उनमें अगर इन किसी प्रकार की जो समस्या है तो वो उसके जेनेटिक रूप से उसके बच्चे में भी आ जाएगी। यानी अनुवांशिक कारक बताया है इसमें। तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। यानी सीखने में कोई दिक्कत है, अगर उसके माता पिता को कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पता है जो हमारे पूर्वज है उनसे हमें अब आनुवंशिक गुण मिलते हैं। यानी जो हमारे जीन है वो हमारे आनुवंशिक कारक है, यानी उनसे संबंधित है। अगर माता पिता में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में आने की संभावना है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाए। जो सीखने संबंधी जो समस्या है, हमारी जो अक्षमता है, वो अगर हमारे माता पिता में है तो वो हम में भी आएगी। यानी समस्याओं से हम भी उस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। तो 8 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, यानी जो मोनिका है क्लास टीचर है, वो गणित की एक शिक्षिका है, यानी गणित पढ़ा रही है वो। तो वो क्या करती है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, यानी एक लड़की से प्रश्न पूछती है। तो राधिका उस चीज का जवाब नहीं दे पाती है, तो वो दूसरी तरफ जो मोहन बैठा है उससे दूसरा प्रश्न पूछती है। फिर मोहन भी मतलब जो प्रश्न पूछा है उसको बताने में उसको दिक्कत हो रही है, तो टीचर क्या करती है, उसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पूछती है। यानी जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा था उसके जो शब्द थे उनको बदल दिया, कि उसको लग रहा है कि मोहन को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो अपने क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर पूछती है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो टीचर है वो क्या कर रही है। तो टीचर ने राधिका को तो ऐसा कोई अवसर नहीं दिया था कि क्वेश्चन को बदल के या थोड़ा घुमा फिरा के पूछे ताकि राधिका उस चीज का उत्तर दे पाए, पर मोहन के साथ उसने ऐसा किया। तो क्या कर रही है वो, जो लिंग रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा दे रही है। यानी राधिका को तो उसने ऐसा कोई अवसर नहीं दिया, पर मोहन को दूसरा अवसर वो दे रही है। क्या कर रही है वो टीचर, लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन क्या दिया, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब देने के योग्य नहीं है। यानी वो टीचर जानती है कि राधिका सवालों के जवाब नहीं दे सकती, अगर उसको पता ही था तो फिर उसने पूछा ही क्यों उससे। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। दूसरा क्या दिया, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, यानी टीचर को लग रहा है कि उसने गलत सवाल पूछ लिया, तो ये भी नहीं। तीसरा क्या, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाए कि लिंग के प्रति मोहन को तो वो अवसर दे रही है पर राधिका को नहीं दे रही है। क्या हो गया, लिंग रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा दे रही है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 3 नंबर का, 9 का। 10 क्या दिया हुआ, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। यानी जो सीखने के लिए जो आंकलन है वो किसके अलावा किसका ध्यान रखता है वो हमें बताता है। सीखने के लिए आंकलन, यानी आंकलन आपको पता है एक तो सीखलन सीखने के दौरान होता है जो छात्रों द्वारा किया जा रहा है। यानी जो बच्चा है वो देख रहा है कि उसको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, वो अपने आप अपना आंकलन कर रहा है, वो सीखने का आंकलन होगा। सीखने के लिए आंकलन करता है अध्यापक, करता है दो रूप से, रचनात्मक और निदानात्मक। या रचनात्मक वो देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है, अगर उसमें दिक्कत है तो उसका सुधार करता है। फिर लास्ट में उसका सीखने का आकलन होता है जो लास्ट स्तर के अंत में किया जाता है। इसमें बताना है सीखने के लिए जो आकलन हो रहा है हमारा, उसमें क्या ध्यान नहीं रखा जाता है। पहला है विद्यार्थी की क्षमता, तो विद्यार्थी की क्षमता को तो ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थी की आवश्यकताएं, तीसरा है विद्यार्थी की त्रुटियों को
और 4 है विद्यार्थी की अधिगम शैली को। तो क्या जो इसमें दिया हुआ है कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है कि विद्यार्थी की आवश्यकता है, तो इसमें विद्यार्थी की आवश्यकता को नहीं देखा जाएगा कि विद्यार्थी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसमें टीचर कर रहा है उस चीज़ का आकलन, तो अपने जो शिक्षण करवाया उसका आकलन करना चाहता है कि बच्चे ने कितना किया, क्या उसकी प्रोग्रेस है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो देखना चाह रहा है। विद्यार्थी की इसमें कोई आवश्यकता शामिल नहीं होती है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 10 का 2 नंबर की ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11 नंबर क्वेश्चन है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लाभदांक में के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यानी 2 जुड़वा भाई, ठीक है, एक को किसी अमीर परिवार ने गोद ले लिया और दूसरे को गरीब परिवार ने। तो 1 वर्ष के बाद में देखा जाता है कि उनकी बुद्धि लब्धि में क्या हुआ है, क्या उनकी बुद्धि बढ़ी है या कम हुई है, किस प्रकार के जो लक्षण है वो हमें देखने की सबसे ज्यादा संभावना मिलेगी। तो पहला ऑप्शन दिया है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा दिया है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तीसरा दिया है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। 4 है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। यानी जो हमारी बुद्धि लब्धांक होते हैं वो लगभग हमारा क्या होता है, एक अनुवांशिक कारक ही लगा ले कि किस प्रकार से ठीक उस चीज को हम बढ़ा सकते हैं, हमारी बुद्धि को हम बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं उस चीज का। तो इसमें क्या आएगा, जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो हमारी बुद्धि लब्धांक को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। जो बुद्धि उनमें थी वो उसका विकास हो सकता है, अमीर वाले का ज्यादा हो जाए गरीब का, पर उनका बुद्धि लब्धांक है वो समान रहेगा, यानी उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उस चीज को प्रभावित नहीं करेगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? यानी सूक्ष्म गति कौशल, गति का हमारा चलने से संबंधित, लिखने से संबंधित, यानी एक्टिविटी से संबंधित हो गया गति, गति हो वाला कौशल हमारा। सूक्ष्म हो गया छोटा और एक होता है स्थूल यानी बड़ा। तो जैसे हम चलना स्टार्ट करते हैं तो वो एक गति कौशल है हमारा। तो क्या कौन सा कौशल है, वो सूक्ष्म है या स्थूल है? तो वो एक स्थूल कौशल है, क्योंकि हम पैरों के माध्यम से चलना हमने स्टार्ट किया है। फिर हम कोई चीज को पकड़ते हैं, पहले हम अपना हाथ हिलाते हैं तो स्थूल कौशल का हमने प्रयोग किया, स्थूल कौशल का। फिर उंगलियों का प्रयोग करते हैं, यानी पेन पकड़ना, लिखना स्टार्ट कर दिया हम पेन पकड़ के, यानी उंगलियों के माध्यम से हमने पेन पकड़ा और लिखना स्टार्ट किया। क्या किया हमने, सूक्ष्म का प्रयोग, यानी हाथ का प्रयोग करना एक स्थूल गति कौशल हो गया। हाथ से उंगलियों का अगर हम किसी चीज को पकड़ने के लिए प्रयोग करें तो वो सूक्ष्म गति कौशल है हमारा। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इसमें, दौड़ना, दौड़ने में पैरों का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या है, स्थूल गति कौशल है हमारा। लिखने में क्या हो गया, उंगलियों का प्रयोग हो गया, उंगलियां बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, यानी हाथ से उंगलियों की तरफ आए हैं, तो ये क्या है, छोटा है। तो सूक्ष्म गति कौशल यानी छोटे पार्ट का प्रयोग हो रहा है इसमें, सूक्ष्म। तो लिखना क्या है, एक सूक्ष्म गति कौशल है। चढ़ना, चढ़ने में भी हमारे पैरों का प्रयोग होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, स्थूल गति कौशल होगा। फुदकना, फुदकने में भी पैरों का हो जाएगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 का, कि लिखना एक सूक्ष्म गति कौशल है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, वायागोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी वायागोस्की ने अपने सिद्धांत में जो बताया है उसका फाइनल अर्थ क्या है वो हमें बताना है। तो वायागोस्की ने तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत दिया था। वायागोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अपने इस सिद्धांत में कहा था कि बच्चे जैसे समाज के संपर्क में आता है वो अपना अधिगम, अपना विकास कर लेता है, और अपने व्यक्तिगत वार्ता जो बच्चा अपने आप से करता है वो उसके विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एक उन्होंने कहा था जेड पीडी, जेड
पीडी, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चा एक सीमा तक ठीक है अपना विकास खुद कर लेता है, पर बाद में उसको अपने से ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल में उस टीचर से हेल्प लेगा और घर में उसके माता पिता करेंगे, तो उनको थोड़ा उससे ज्यादा पता है तभी तो वो उसकी हेल्प कर पाएंगे। और एक सीमा तक बच्चा खुद कर लेगा, बाद में उसको अपने से किसी अधिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी। वो इसमें बताया है जेडपीडी में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और क्या कहा है, जो सहयोग हम बच्चे को करते हैं उसको क्या कहा है, पाड़ या ढांचा का है, स्केफोल्डिंग का है। और निजी वार्तालाप को इम्पोर्टेंट बताया है। इसका जो फाइनल अर्थ निकला है वो क्या है, इसमें वो ही हमें बताना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए, यानी उसको पर्सनल कार्य देना चाहिए, तब उसका विकास होगा। दूसरा है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद में कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए, यानी पहले उसको बता दो कि ऐसे करना है, फिर बाद में उसको मुश्किल सवाल दो और उसमें उसकी हेल्प कर दो। तो वो क्या जेडपीडी है? नहीं। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है, यानी ऐसे बच्चों की संगति में रखो जो उनसे कम बुद्धि लब्धांक वाले हैं, तब बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तीसरा, 4 नंबर पे क्या बताया, सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी जो समस्या का समाधान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सहयोग द्वारा, यानी बच्चे को जब जरूरत हो तब उसकी सहयोग या सहायता भी हमें करनी चाहिए। तो क्या आएगा 13 का, यही इसमें राइट है कि सहयोगात्मक सहायता। समीपस्थ विकास में क्या कहा है कि बच्चा को जब जरूरत हो तब उसकी सहायता कौन करेगा, MQ, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उससे जो अधिक जानकार है वो उसकी सहायता करेगा, तो सहयोग कर उसी पे समस्या समाधान निहित हो गया, तो यही इसका अर्थ निकलेगा। 13 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 क्या दिया है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस प्रकार का अनुभव कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो किशोर यानी जो आयु है हमारी 13 से 18 या 19 वाली, उसमें किशोर किस प्रकार का अनुभव करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चा अपने जो समवयस्क समूह है उसमें रहने लग जाता है, उसको हर टाइम ये लगता है कि मम्मी पापा मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे अपने विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, यानी वो हर प्रकार से उनका एक प्रकार से विरोध करता है, उसको भविष्य की चिंता होने लग जाती है। तो वो चिंता में रहने लग जाता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने लगता है कि माता पिता गलत है, मैं सही हूँ। उनके विचारों को वो गलत समझने लग जाता है और अपने विचारों को अगर माता पिता नहीं मानते हैं तो वो उनके खिलाफ हो जाता है, विरोध हो जाता है। ऐसी उसमें भावनाएं इस समय आ जाती है, यानी एक कठिन काल है जो किशोरा अवस्था है हमारी, ये एक कठिन काल है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार, ऐसी भावना आ जाएगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव आ जाएंगे। तीसरा क्या है, आत्म भाव आएंगे, जीवन के बारे में प्रीतृप्ति के भाव आ जाएंगे, यानी जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया ऐसा उसके अंदर भाव आ जाएगा। तो क्या आएगा इसमें, बच्चा चिंता में रहेगा, उसके जो मम्मी पापा उसके विरुद्ध हो जाएगा, अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो विरोध हो जाएगा, मान लेंगे तो हो सकता है कैसा भी, किस रास्ते पे चल रहा है उनको नहीं पता है, अगर वो सही करना चाहेंगे तो उनके खिलाफ हो जाएगा, यानी चिंता में रहेगा, भविष्य के प्रति उसकी चिंता बनी रहेगी। क्या आएगा, दुश्चिंता और समय से सारोकार वाला भाव आ जाता है इसमें बच्चे में, यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा फर्स्ट नंबर का, 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः ब्लैंक होता है, यानी शारीरिक रूप से, यानी शारीरिक रूप से तो वो सही है, यानी किसी प्रकार की उन्हें शारीरिक समस्या नहीं है, हर प्रकार से वो फिट है, तो उनमें किस प्रकार की समस्या हो सकती है, उसमें आएगी डिसग्राफी, यानी लिखने संबंधी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो शारीरिक रूप से सही है वो, और उनमें किस प्रकार की दिक्कत है, वो है डिसग्राफी, यानी लिखावट संबंधी उनमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत होगी, और पढ़ने में जो हमारी दिक्कत होती है वो हमारा शारीरिक रूप से हमें कोई कमी होगी तब आ गई हम। डिसकैलकुलिया गणना, यानी मानसिक रूप से इससे सक्षम नहीं होंगे तब हमें डिसकैलकुलिया गणना संबंधी प्रॉब्लम आएगी। पर जब हम शारीरिक रूप से तो सक्षम है, यानी हर प्रकार की हमें शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हमारे लिखने में ही दिक्कत हो सकती है, यानी हाथ है
पर हम उसको पेंसिल को पकड़ने का तरीका गलत हो सकता है हमारा, या हम जैसा लिख रहे हैं जल्दी में लिख रहे हैं, यानी ऐसी कोई समस्या हो सकती है हमारी। तो क्या आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन डिस्ग्राफिया वाला इसमें राइट हो जाएगा 15 का। 16 क्या है? आंशिक पुनर्बलन है। आंशिक यानी आंशिक रूप से जो पुनर्बलन दिया जाता है वो किस प्रकार है, या प्रभावी है या नहीं है, प्रभावी नहीं है, क्यों नहीं है। एक होता है हमारा सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन है यानी कोई काम करने के बाद में उसको पता है कि उसको पुनर्बलन किसी प्रकार का दिया जाएगा, पुरस्कार किसी भी प्रकार का कोई भी पुनर्बलन हो सकता है, तो सतत वो निश्चित हो गया एक प्रकार से। आंशिक हो गया उसको पता नहीं है कि कौन सा काम करने के बाद में उसको पुनर्बलन या पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो ये आंशिक पुनर्बलन होगा ये प्रभावी होगा, यानी पता नहीं है हमें कब हमें पुनर्बलन मिलेगा, तो हम जो हर काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे। अगर सतत कर देंगे जो पुनर्बलन का जो तरीका है, तो हमें पता है कि इस कार्य के बाद में हमें पुनर्मिलन मिलेगा, तो हम वही कार्य अच्छा करेंगे और सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए करेंगे। पर जो आंशिक पुनर्बल में हम काम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि हम समझ में भी आए और अच्छे से स्पष्ट रूप से उस चीज को जान भी पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब हमें पुनर्बलित किया जाएगा। अगर पता होता तो हम सिर्फ वो ही काम करेंगे, सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए करेंगे। तो क्या होगा, ये जो हमारा आंशिक पुनर्बलन है वो क्या होता है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा। जो मानसिक पुनर्बलन है वो लगभग समान हो जाएगा 60। 17 क्या दिया हुआ है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यानी एक जो विद्यालय है वो सशक्त है यानी अच्छा विद्यालय है, उसकी जो व्यवस्था है वो अच्छी है, तो वो जो अपने जो शिक्षक है उसमें किस प्रकार की योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, कि क्या उस टीचर में योग्यताएं होनी चाहिए जो उस विद्यालय के टीचर हैं उनमें। पहला है अनुशासित स्वभाव, दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, तीसरा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, चार है स्मृति यानी उस टीचर की स्मृति अच्छी होनी चाहिए, परीक्षण करने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी बच्चे का परीक्षण कर रहा है वो अच्छा तरीका होना चाहिए उसका। 2 नंबर पे क्या दिया, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी जो कंपेटिटिव भाव है उसके अंदर अगर वो सही होगा, अगर वो ऐसा रहेगा उसके अंदर कि अब मुझे और अच्छा करना है, उस टीचर से मुझे और अच्छा करना है, अगर ऐसा उसके अंदर भाव होगा तो वो टीचर उस जो विद्यालय है उसमें अच्छे से शिक्षण करवा पाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अंत विषय अनुच्छेद अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, यानी जो हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अंत विषय, एक जो विषय एक दूसरे से संबंधित है उसमें जो अनुदेशन जो शिक्षण जो हम करवा रहे हैं उसका सबसे अधिक लाभ क्या है वो हमें बताना है। पहला है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। दूसरा है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। 3 है प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, इससे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। 4 है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। यानी जो विषय एक दूसरे से संबंधित होकर अगर हम शिक्षण करवा रहे हैं तो विद्यार्थी को अधिक से अधिक अपने जो उसने सीखा है उसके जो प्रयोग करेगा वो ज्यादा अवसर मिलेंगे उसको, और हर विषय को वो एक दूसरे से संबंधित करके सीखेगा, तो वो सामान्यकरण भी उस चीज का अच्छे से कर पाएगा, यानी 100 बच्चे को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे और सामान्यकरण भी वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। तो कौन सा आएगा 18 का हमारा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में, यानी एक से ज्यादा अवसर मिलेंगे, क्योंकि सभी विषय एक दूसरे से संबंधित है, तो हर विषय में वो अपने जो सीखा है उसने उसका प्रयोग करने की कोशिश करेगा और हर विषय को जानने के उसको अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 18 का। 19 क्या दिया, बेसिक शिक्षार्थी,
जो सेवृत ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। यानी ज्ञान के प्रति और शैक्षणिक दक्षता, यानी उनकी जो रुचि है वो उस चीज में ज्यादा है, उनके पास क्या है वो हमें बताना है। पहला है निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। निष्पादन है यानी उसको काम करने की पता है। उपागम हो गया अच्छा, यानी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा है निष्पादन, परिहार। परिवार होता है, परिहार होता है कि एक गलत काम का चयन। ठीक है, निष्पादन, परिहार, अभिविन्यास है उसके अंदर। तीसरा है कार्य परिहार, अभिविन्यास। चार है निपुणता, अभिविन्यास, यानी उसके अंदर उस काम को करने की निपुणता है, उतनी दक्षता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही है इस चीज में? 19 में, 19 में पहला क्या दिया? निष्पादन, यानी उसको उस काम करने का पता है कि किस प्रकार से इस काम को करना है। ठीक है, जो शिक्षार्थी है उसके पास ऐसा एक सही तरीका है उस चीज को करने का। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा कि उसके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास है, यानी उसके पास सही काम को सही तरीके से करने का एक दक्षता है उसके अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षक ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। यानी जो शिक्षक है एक काम को छोड़कर बाकी सबके जो करने का समस्या समाधान को करवा रहा है उनसे रुचिकर बना सकता है। पहला है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। तीसरा है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। चार है मुक्त खेल के लिए समय देने। कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है? एक शिक्षक है, बच्चे को उसने कोई समस्या दी, अगर वो टीचर उससे यह अपेक्षा ना करे कि बच्चा जो करके लाएगा वो सही ही करके लाएगा, उसका जो तरीका होगा वो सही होगा, और लास्ट में जो जिस निष्कर्ष पे वो पहुंचेगा वो सही होगा, अगर ऐसी अपेक्षा नहीं करेगा वो टीचर, हो सकता है वो बच्चा ठीक कर रहा है, अगर ना करके रहे तो उस टीचर का उसमें उसको सहायता करने के या सहयोग करने का भी हक होना चाहिए कि वो उस बच्चे की हेल्प करेगा जब जरूरत होगी और उसको सही निष्कर्ष पर पहुंचाएगा। अगर वो उससे सही की अपेक्षा नहीं रखेगा कि बच्चा कर रहा है अच्छी बात है, क्रियाशील है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, हो सकता है उसका गलत ही निकले पर कुछ तो कर रहा है, क्रियाशील है वो, अगर ऐसी अपेक्षा वो रखेगा तो वो उस शिक्षण को मजेदार बना सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो ऑप्शन है 2 नंबर का वो इसमें राइट हो जाएगा 20 में। 21 क्या दिया हुआ है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? वो होती है हमारी सौंपनी। क्या होती है? सौंपनी। यानी भाषा, भाषा क्या होगी? जब हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं वो हमारी भाषा है। उसमें जो सार्थक शब्द होगा वो दो को मिला के बनेगा, एक से तो ए बे इनसे तो नहीं बना। जो रूपी में होती है वो अर्थपूर्ण क्या होता है? एक सार्थक शब्द होता है, वो ए भी हो सकता है, कै भी हो सकता है। पर जो सौंपनी में उसमें भाषा में जो अर्थ का जैसे कब एक सार्थक शब्द होगा, इसको हम भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, तो वो सौपनिम होगा। तो क्या आएगा इसमें? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? सौनिम हो जाएगी। रूपी में होती है अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 का। 22 क्या दिया हुआ है? बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें पता है कि जो इंसान होता है उसमें एक प्रकार की बुद्धि पाई जानी जरूरी नहीं है, और हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। अपने इस सिद्धांत में उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे गतिक बुद्धि हो सकती है, संगीतात्मक बुद्धि हो सकती है, किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक बुद्धि हो सकती है, यानी हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक जो अपने आप को अच्छे से जान सकता है ऐसी बुद्धि हो सकती है, या दूसरे के मन को समझने वाली बुद्धि भी हो सकती है। तो हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। इसमें क्या चीज को पहला, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है।
दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तीसरा है बुद्धि प्रक्रमण, जो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। चार है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए? जो बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ये इसमें नहीं है। बाकी सब इसमें शामिल है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया। बुद्धि अलग अलग है तो सीखने के तरीके भी अलग अलग हुए तो उनका आकलन करने का तरीका भी अलग होगा, तो ये तो इसमें निहित है। दूसरा क्या है? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि से संबंधित होती है, तो ये भी हो जाएगा। तीसरा क्या है? बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होता, यही इसमें राइट हो जाएगा 22। 23 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कौन सा तरीका जो सीखना चाहता है बच्चा उसको और ज्यादा अभिप्रेरित करेगा। पहला है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, दूसरा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, चार है बाह्य कारण। तो अगर एक बच्चा लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसको लगेगा कि हाँ, मुझे जो लक्ष्य दिया गया था मैंने उसको प्राप्त किया, तो उस चीज से और ज्यादा प्रेरित होगा कि मैं कल ऐसा करूंगा और उस लक्ष्य को भी प्राप्त करूंगा। तो उसको अगर एक व्यक्तिगत संतुष्टि मिलेगी, यानी अपने आप में उसको लगेगा कि हाँ, मैंने किया और मैंने उस चीज को अच्छे से किया, तभी मुझे अपना जो लक्ष्य जो उद्देश्य था वो प्राप्त हुआ। अगर उसको ऐसा लगेगा तो और ज्यादा उस चीज से अभिप्रेरित होगा। तो यही इसमें राइट होगा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में अगर उसको व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है तो वो अभिप्रेरित और ज्यादा होगा उस चीज से। तो 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 में। 24 क्या दिया हुआ है? बुद्धि लब्धांक सामान्यतः ब्लैंक रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, यानी जो बुद्धि लब्धांक है उसमें क्या आता है? पहले होती है मानसिक आयु बटा हमारी जो शारीरिक आयु है इंटू 100, ठीक है। इसका जो लब्धांक निकालते हैं वो शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, किस प्रकार से? एक अच्छा मतलब होता है उस तरीके से ही संबंधित है। क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 में। 25 क्या दिया हुआ है? 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी, वो हमें बताना है। यानी बच्चे कितने साल का है? 16 ईयर का है और उसकी बुद्धि लब्धांक कितना प्राप्त हुआ है? 75 प्राप्त हुआ है। कितना? 75 प्राप्त हुआ है। तो उसकी मानसिक आयु में निकालने, तो फॉर्मूला क्या रहता है? मानसिक आयु बटा उसकी जो शारीरिक आयु है, वास्तविक आयु इंटू 100, ये इसका बुद्धि लब्धांक का फॉर्मूला रहता है। और इसके इक्वल हमें कितनी दी हुई है? 75 दी हुई है, यानी उसका बुद्धि लब्धांक हमें दिया गया है। तो और उसकी शारीरिक आयु कितनी बताई गई है? यानी उसकी जो वास्तविक आयु वो 16 बताई है, तो सी की जगह हम 16 रख देंगे। अब हमें निकालनी है उसकी मानसिक आयु, यानी MA निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 75, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और इसके जो डिवाइड में आएगा वो 100 आ जाएगा। अब कैसे करेंगी? ऊपर 3 आ जाएगा, 25 से कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब 4 से ये 16 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 इंटू 4 आ गया, 3 इंटू 4 12 आ गया, यानी उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 ईयर है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 25 में। 26 क्या दिया? पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ब्लैंक जरूर होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो क्या होता है? यानी विद्यार्थियों ने कितनी प्रगति की, क्या उनका शैक्षिक, जब वो आए थे कैसे थे, जब जा रहे हैं तब कैसे, यानी उनका जो एक ब्यौरा रखना कि कैसा क्या बच्चे ने प्रगति की है, कि कौन सा कौशल अर्जित किया है, किस क्षेत्र में उसने ज्यादा अच्छे से किया और किसमें नहीं किया, उनका जो एक पोर्टफोलियो तैयार करना उसमें क्या शामिल है वो हमें बताना है। अन्य शिक्षकों और समावेशन, दूसरा है विद्यार्थियों और समावेशन, तीसरा है अभिभावकों का समावेशन, और चार है विद्यार्थियों
उसका बहिष्करण। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए इसमें? अगर हम एक दूसरे विद्यार्थी का अगर हम पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो विद्यार्थियों का समावेशन होना उसमें जरूरी है। किसका? विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थियों का समावेशन होना उसमें जरूरी है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 26 में। 27 क्या दिया हुआ है? सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। यानी जो समावेशन कैसा है? सफल है। यानी उस चीज में हम अपने आप को अच्छे से समायोजित कर रहे हैं, उसमें क्या नहीं शामिल होगा वो हमें बताना। संवेदनशील बनाना, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है विकल्पों की भागीदारी, 4 है क्षमता संवर्धन। तो हम समावेशन कर पा रहे हैं तो संवेदनशील तो है, हम संवेदनशील है तभी उस चीज में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। अभिभावकों की भी भागीदारी है उसमें, और उसमें क्षमता भी है उस चीज को करने की। पर जो पृथक्करण है, पृथक्करण तो अलग ही हो गया एक प्रकार से, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा कि जो पृथक्करण है वो समावेशन में शामिल नहीं होता। तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है? विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। यानी जो लिंग भेदभाव है कि लड़का अच्छा करता है, लड़की नहीं करती, लड़की को ऐसे करना चाहिए, लड़के को ऐसा करना चाहिए, जो लिंग भेदभाव है उसको मतलब उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका बताना है जो ऑप्शन दिए उनमें से। पहला है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। दूसरा है पुरुष महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तीसरा है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, यानी सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। 4 है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना चाहिए। तो कौन सा इसमें सही रहेगा? जो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का, यानी उनको अपने व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए कि वो लिंग के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। जितना ज्यादा उनको उस चीज की जानकारी होगी, समझ होगी, वो उतना ही अच्छा रहेगा लिंग भेदभाव के प्रति। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 में। 29 क्या दिया हुआ है? सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? सह शैक्षणिक यानी जो शिक्षा के साथ साथ में अन्य जो क्षेत्र है उनमें बच्चे का कैसा निष्पादन रहा है, कैसा उसने परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा जो शैक्षणिक स्तर है उसमें उसका कैसा निष्पादन रहा है, उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सही रहेगा जो ऑप्शन दिए है उसमें से। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यानी जो हमारा शिक्षा के साथ साथ में जो अन्य क्षेत्र है उनमें कैसी परफॉर्मेंस रही है, वो हमारे हाथ यानी हम कैसे कर पा रहे हैं उस चीज को, हमारा शारीरिक जो श्रम है वो कैसा है वो उसके प्रति बताया जा रहा है। दूसरा क्या है? यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तीसरा यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। 4 यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो क्या होता है? जो सह शैक्षणिक क्षेत्र होता है हमारा, उसमें हमारी व्यक्तिगत कोई क्षमता निहित होती है। सह शैक्षणिक क्षेत्र यानी अगर हम पढ़ाई में अच्छे हैं और उसके साथ हम खेलने में भी अच्छे हैं, तो ये हमारी व्यक्तिगत है। हर बच्चा तो खेलने में अच्छा नहीं हो सकता, तो क्या करेगा? ये हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करेगा कि जो सह शैक्षणिक क्षेत्र है और उसके साथ में शैक्षणिक क्षेत्र का जो औचित्य स्थापन है वो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 29 में। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति यानी जो रेगुलर नहीं हो सकते बच्चे, उस चीज से वंचित है, उस चीज से पिछड़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे, यानी उनको उस चीज को छोड़ें कि वो नियमित हो जाए उस चीज, उससे प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। दूसरा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। तीसरा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए।
चाह रहा है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देने चाहिए। ये तो बच्चा 5 रुपए ले लिया है ना, है कि उस चीज को जानने के लिए तो उस क्या में आके क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ 5 रुपए के लिए आएगा, ये तरीका तो नहीं हो। विद्यालय द्वारा बच्चों को एक यानी एक ऐसा व्यक्ति को नियोजित कर दो जो हर रोज घर से बच्चों को लेके आए। ये भी एक जबरदस्ती वाली बात होगी, बच्चे की रुचि नहीं रहेगी इस चीज में। दूसरा क्या है, बच्चे को विद्यालय आने की अनुमति नहीं देना, यानी अगर बच्चा विद्यालय नहीं आना है तो क्या ये कानून के खिलाफ है और उसको सजा देनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, यानी बच्चा इस चीज से तो घबरा जाएगा, तो ये भी नहीं। इसमें क्या आएगा, पहला ऑप्शन राइट होगा कि आवासीय विद्यालय खोलने चाहिए, यानी जहां पर ऐसा लग रहा है कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके आसपास ही विद्यालय खोल दो, ताकि उसकी जो उपस्थिति है वो नियमित हो जाए, यानी वो रेगुलर स्कूल में आना शुरू कर दे, उसके आवास के आसपास ऐसा विद्यालय खोलना चाहिए, मैं ये उसको प्रोत्साहित करेगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 का। इस प्रकार हमने कर लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।